पोडोल्स्क रूस, राजधानी मॉस्को के ठीक बाहरी इलाके में। यह कोई अग्रिम पंक्ति नहीं बल्कि मातृभूमि का हृदय स्थल है जिसे क्रेमलिन ने सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। हालांकि रूसी टेलीग्राम चैनलों से लीक हुए और सोशल मीडिया पर फैले अंतिम सबूत युद्ध क्षेत्र के सबूतों से बिल्कुल अलग नहीं हैं। कांपती जमी हुई उंगलियों से टाइप किए गए संदेश आंतरिक पतन का प्रमाण हैं। पानी नहीं, बिजली नहीं, हीटिंग नहीं। ये कोई अटकलबाजी नहीं बल्कि लाखों मॉस्को वासियों द्वारा अनुभव की गई एक दर्दनाक हकीकत है। क्रेमलिन का विशेष सैन्य अभियान प्रचार उस रात पोडोल्स्क की अपार्टमेंट इमारतों के बर्फीले पाइपों में जमकर मर गया। युद्ध सचमुच रूस के घर पहुंच गया है। तो यह चरम अराजकता कैसे शुरू हुई? 21 अक्टूबर 2025 की रात को रूसी संघ ने युद्ध की शुरुआत के बाद से हमलों की सबसे समन्वित और गहरी लहरों में से एक का अनुभव किया। लेकिन इस बार निशाने सिर्फ गोला बारूद के डिपो या सैन्य अड्डे नहीं थे। यूक्रेन की खुफिया लक्ष्य सूची मॉस्को के ऊर्जा कवच को सीधे भेदने के लिए बनाई गई थी। यह राजधानी के जीवन रक्षक तंत्र को ध्वस्त करने का एक अभियान था। शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि 2 गंभीर हमले हुए हैं जिनकी पुष्टि सैन्य ब्लॉगर्स के सूत्रों ने की है। पहला हमला स्मोलेंस्क ओब्लास्ट में हुआ। क्षेत्रीय बिजली उत्पादन के केंद्र मुख्य बिजली संयंत्र पर कई लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोनों ने हमला किया। नासा फर्म के उपग्रह डेटा ने इस सुविधा के मुख्य ब्लॉक में भीषण आग लगने की पुष्टि की, जो रात भर बेकाबू होकर जलती रही और मीलों दूर से दिखाई दे रही थी। यह संयंत्र मुख्य ग्रिड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो न केवल स्मोलेंस्क शहर को बल्कि पश्चिम से मॉस्को महानगरीय क्षेत्र को भी बिजली की आपूर्ति करता था। इसके नष्ट होने का मतलब था ग्रिड से सैकड़ों मेगावाट बिजली का तत्काल नुकसान। दूसरा हमला ब्रांस्क ओब्लास्ट में हुआ। खासतौर पर ट्रुबचेव्स्क इलाके में स्थित महत्वपूर्ण ट्रांसफार्मर स्टेशन को सर्जिकल सटीकता से नष्ट कर दिया गया। यह कोई साधारण ट्रांसफार्मर नहीं था। यह सुविधा एक वितरण केंद्र के रूप में कार्य करती थी। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी कुंजी थी जो उच्च वोल्टेज बिजली प्राप्त करती थी और उसे मॉस्को के आसपास की छोटी बस्तियों, सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक बुनियादी ढांचे तक पहुंचाती थी। ट्रुबचेव्स्क के नष्ट होने का मतलब था कि अगर बिजली पैदा भी होती तो वह राजधानी के बाहरी क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती। ये लक्ष्य कभी भी बेतरतीब नहीं थे। यह यूक्रेन की स्ट्रैंगल मॉस्को रणनीति का अंतिम चरण था। इस रणनीति को समझने के लिए दोहरी स्तरीय गला घोंटने की रणनीति को समझना जरूरी है। पहली परत यानी रणनीतिक चरण पर कुछ ही दिन पहले 18 अक्टूबर को हमला हुआ था। उस दिन यूक्रेनी ड्रोन 900 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक उड़े, जिससे वोल्गा नदी पर स्थित वेशकायमा का 500 किलोवोल्ट का मुख्य ट्रांसफार्मर स्टेशन राख में तब्दील हो गया। इसका मतलब था कि मॉस्को को बिजली देने वाली मुख्य धमनी, मुख्य HES लाइन कट गई। यह सिस्टम के मुख्य जनरेटर पर हमला कर रहा था। हालांकि इस हमले ने दूसरी परत को सक्रिय कर दिया। 21 अक्टूबर को हुए एक और हमले ने सामरिक चरण को सक्रिय कर दिया। यूक्रेन अब सिर्फ 900 किलोमीटर दूर स्थित मुख्य स्रोत वेशकायमा को ही निशाना नहीं बना रहा था, वह राजधानी के सर्किट ब्रेकर स्मोलेंस्क और ब्रांस्क को भी व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहा था। पहले चरण में उन्होंने इमारतों के मुख्य पानी के पाइप उड़ा दिए। दूसरे चरण में उन्होंने हर अपार्टमेंट तक जाने वाले वॉल्व तोड़ दिए। स्मोलेंस्क और ब्रांस्क पर हमले बिल्कुल ऐसे ही थे। ये मॉस्को के आसपास के आंतरिक वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण केंद्र थे और उसे आखिरी जीवन रेखा प्रदान कर रहे थे। वेशकायमा में हुए रणनीतिक नुकसान की भरपाई के लिए जब रूसी ग्रिड संचालक पश्चिमी लाइनों की ओर बिजली भेजने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, यूक्रेन ने इन बैकअप रूटों को भी काट दिया। यह सैन्य चतुराई थी। इसने रूस के ऊर्जा ग्रिड की सबसे बड़ी कमजोरी, उसके केंद्रीकृत और नाजुक ढांचे को हथियार में बदल दिया। ग्रिड में अब कोई लचीलापन नहीं बचा था, कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं बची थी। 21 अक्टूबर की रात को स्मोलेंस्क और ब्रांस्क में लगी आग ने न केवल ट्रांसफार्मर जला दिए बल्कि मॉस्को की अंतिम रक्षा पंक्ति भी जला दी। राजधानी एक साथ अपनी मुख्य धमनियों और केशिकाओं दोनों से अवरुद्ध हो गई। घेराबंदी पूरी हो चुकी थी। 21 अक्टूबर को यह आखिरी हमला रातों रात योजनाबद्ध नहीं था। यह उस व्यवस्थित विनाश अभियान का परिणाम था जिस पर यूक्रेन महीनों से कड़ी मेहनत कर रहा था, रूसी ऊर्जा ग्रिड और आंतरिक प्रतिरोध का परीक्षण कर रहा था। सितंबर के अंत से मॉस्को का ऊर्जा कवच टुकड़े टुकड़े करके ढा दिया गया था। ये तस्वीरें यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे की नहीं बल्कि खार्किव की हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही बर्फ की मूर्ति उस इमारत का बाहरी हिस्सा है जो कभी एक गर्म अपार्टमेंट इमारत हुआ करती थी।
ये पोडोल्स्क है मॉस्को से कुछ ही किलोमीटर दूर, और इस सर्दी में युद्ध रूस के दरवाजे पर ऐसे ही आ पहुंचा। क्रेमलिन जहां यूक्रेन को घुटने टेकने के लिए ऊर्जा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था, वहीं दुनिया की नज़रें मिसाइलों और टैंकों पर टिकी थीं। लेकिन असली लड़ाई रूस की अपनी जीवन रेखाओं के भीतर चुपचाप और गहराई से लड़ी जा रही थी। अब युद्ध की चौथी और सबसे क्रूर सर्दी में पुतिन की रणनीति इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक के साथ उल्टी पड़ गई है। यूक्रेन को जमा देने के लिए बनाया गया हथियार अब अपनी नली घुमाकर अपने मालिक पर ही गोली चला रहा है। यह कोई आकस्मिक खराबी नहीं है। यह युद्ध मशीन को चलाने के लिए दशकों से खस्ताहाल बुनियादी ढांचे की बलि चढ़ाए जाने का अपरिहार्य परिणाम है। लाखों रूसी नागरिकों के लिए युद्ध अब टेलीविजन पर देखा जाने वाला एक प्रचार कार्यक्रम नहीं रह गया है। उनके घरों के अंदर हड्डियां कंपा देने वाली ठंड महसूस हो रही है। इस पूर्ण पतन के मूल को समझने के लिए हमें किसी फटे पाइप या जलते हुए ट्रांसफॉर्मर से आगे देखना होगा और उस पहले डोमिनो की जांच करनी होगी जिसने इस श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को शुरू किया, क्रेमलिन के सोचे समझे फैसलों को। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि कागजों पर हस्ताक्षरित कई फैसलों का भौतिक प्रकटीकरण है, जिनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। अब मायने के व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि वे रक्षा खर्च को शीत युद्ध के बाद से अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा रहे हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का 7% से भी अधिक है। हालांकि यह कीमत कौन चुकाएगा, यह बजट के फुटनोट्स में चुपचाप छिपा हुआ था। 11 समय क्षेत्रों में फैले इस विशाल देश में लाखों लोग अब न केवल युद्ध के बल्कि उपेक्षा और विनाश के भी शिकार हैं। पिछली सर्दियों में 43 अलग अलग इलाकों में लाखों लोग पाइप फटने और हीटिंग सिस्टम ठप होने की वजह से -30 डिग्री तापमान में कई दिनों तक बिना गर्मी पानी या बिजली के रहने को मजबूर थे। अब वही संकट फिर से मंडरा रहा है। इस बार स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि पुतिन का रूस न सिर्फ अग्रिम मोर्चे पर बल्कि अपने शहरों को भी जमा देने की तैयारी कर रहा है। ऊर्जा अवसंरचना ध्वस्त हो गई है, नगर पालिकाएं दिवालिया हो गई हैं और स्थानीय सरकारें शक्तिहीन हो गई हैं। पतन की समय रेखा साबित करती है कि क्रेमलिन ने आसन्न आपदा को कैसे नज़रअंदाज किया। ऑपरेशन का पहला चरण 28 सितंबर और 6 अक्टूबर 2025 के बीच बेलगोरोड में हुआ। युद्ध की शुरुआत से ही बेलगोरोड रूस का मुख्य रसद केंद्र रहा था और क्रेमलिन इसे बेकार समझता था। 28 सितंबर को लूच बिजली संयंत्र पर कई बार हमला हुआ। स्थानीय टेलीग्राम चैनलों ने शहर के बड़े हिस्से में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित होने की पुष्टि की। जब रूसी मरम्मत दल ने इस सुविधा को आंशिक रूप से बहाल कर दिया, तो यूक्रेन ने 6 अक्टूबर को फिर से हमला कर दिया। यह दूसरा हमला एक सैन्य संदेश था, आप इसकी मरम्मत नहीं कर पाएंगे। नतीजतन 40,000 से ज्यादा नागरिक कई दिनों तक बिजली और पानी के बिना रह गए। यह सिर्फ एक सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं था, यह घरेलू मोर्चे के ढहने का एक प्रयोगशाला परीक्षण था। यूक्रेन इस बात का अंदाजा लगा रहा था कि नागरिक ढांचे पर हमले से रूसी लोगों पर कितना आतंकित प्रभाव पड़ेगा। नतीजे उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर थे। बेलगोरोड में मची अफरा तफरी आने वाली घटनाओं का संकेत थी। परीक्षण चरण के सफल होने के कुछ ही दिनों बाद 1 अक्टूबर को ड्रोन हमले दक्षिण में रोस्टोव ओब्लास्ट की ओर बढ़ गए। आधी रात के हमलों से वेरखनोदोन्स्की और शोलोखोव्स्की जिले पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। रोस्टोव बेलगोरोड की तरह कोई नागरिक परीक्षण स्थल नहीं था, यह रूस के दक्षिणी सैन्य जिले का मुख्य कमान और आपूर्ति केंद्र है। यहाँ हुए व्यवधानों ने नागरिक घरों से ज्यादा रेलवे नियंत्रण केंद्रों, सैन्य कमान आश्रयों और संचार रिले को प्रभावित किया। यूक्रेन ने साबित कर दिया कि वह न केवल नागरिक मनोबल को बल्कि रूसी युद्ध मशीन के तंत्रिका तंत्र को भी निशाना बना सकता है। अक्टूबर के मध्य में ऑपरेशन का स्वरूप बदल गया। अब निशाना सीमावर्ती क्षेत्र नहीं बल्कि रूस का रणनीतिक गढ़ था। 16 अक्टूबर को मीडिया ने 3 क्षेत्रों में बत्तियां बुझ गईं जैसी सुर्खियां चलाईं। इस अभियान का केंद्र वोल्गोग्राद ओब्लास्ट में बालाशोव्स्काया ट्रांसफार्मर स्टेशन था। यह हमला पिछले छोटे मोटे हमलों से अलग था। इसने प्रमुख संसाधनों पर रणनीतिक कब्जे की शुरुआत का संकेत दिया। यह हमला रूसी ऊर्जा ग्रिड की रीढ़ पर पहला प्रहार था, पहला यह। और 16 अक्टूबर को तैयारी के हमले के ठीक 48 घंटे बाद 18 अक्टूबर को रणनीतिक शह और मात की चाल चली गई। यही पूरे ऑपरेशन का आधार था। यूक्रेनी ड्रोनों ने कीव से लगभग 1500 किलोमीटर दूर और रूस के 900 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर स्थित वेश्कायमा 500 किलोवोल्ट के मुख्य सबस्टेशन को नष्ट कर दिया। इस लक्ष्य का महत्व अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। 500 किलोवोल्ट का सबस्टेशन राष्ट्रीय ग्रिड का टोल बूथ है।
यह मुख्य केंद्र था जहां रूस के सबसे बड़े जलविद्युत संयंत्रों में से एक जिगालेवस्काया एचपीपी से दसियों हजार मेगावाट बिजली मॉस्को सहित पूरे मध्य रूस में वितरित की जाती थी। वेशकायमा पर हमले का मतलब था मॉस्को की मुख्य जलविद्युत परियोजना लाइन का कट जाना। यह राजधानी के मुख्य ऊर्जा स्रोत का वाष्पीकरण था। रूसी इंजीनियर सदमे में थे। ग्रिड तुरंत अस्थिर हो गया। मॉस्को को चालू रखने का एकमात्र विकल्प पश्चिम और दक्षिण में कमजोर द्वितीयक लाइनों से बिजली लेना था, और यूक्रेन जानता था कि रूस यही करेगा। जैसे ही रूसी इंजीनियरों ने वेशकायमा में हुई तबाही की भरपाई के लिए बिजली पश्चिम की ओर स्थानांतरित की, 21 अक्टूबर को दूसरा चरण शुरू हो गया। स्मोलेंस्क और ब्रांस्क/ट्रुबचेव्स्क पर इसका असर पड़ा। जाल बंद हो गया। यूक्रेन ने वास्तव में रूस को उसके घर से बाहर निकाल दिया था और उन आपातकालीन निकास द्वारों को बंद कर दिया था जिनसे वह भागने की कोशिश कर रहा था। मॉस्को की ऊर्जा घेराबंदी इस चतुराईपूर्ण 5 चरणीय रणनीति के साथ पूरी हुई। हमलों की इस श्रृंखला का प्रभाव बिजली कटौती से कहीं अधिक गहरा है। उन्होंने बिजली संयंत्र और सैन्य सुविधाएं दोनों खो दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि रूसी वायु रक्षा अब कार्यात्मक निवारक शक्ति प्रदान नहीं करती, बल्कि केवल प्रचारात्मक मूल्य प्रदान करती है। स्वतंत्र विश्लेषणों से जो निष्कर्ष निकला वह बहुत ही कठोर था। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में रूस की व्यवस्थागत अपर्याप्तता अब सिर्फ एक सैन्य समस्या नहीं, बल्कि मॉस्को के लिए एक सीधा अस्तित्वगत खतरा बन गई है। किले की दीवारें गिर चुकी हैं और अब मॉस्कोवासी इस विश्लेषित सैन्य रणनीति और रणनीतिक शतरंज के खेल के पतन की सीधी कीमत चुका रहे हैं। युद्ध प्रचार पोस्टरों और टेलीविजन स्क्रीन से आगे बढ़कर मॉस्को के आलीशान उपनगरों में सॉकेट्स और रेडिटर्स पर हमला करने तक पहुंच गया है। यह घरेलू मोर्चे के पतन का एक आदर्श उदाहरण है। 21 अक्टूबर को अंतिम पतन से पहले पहला झटका 10 अक्टूबर को आया था। न्यू मॉस्को नाम से मशहूर उस प्रतिष्ठित इलाके में जहां शासन के धनी और वफादार अभिजात वर्ग रहते हैं, दर्जनों घरों की बिजली गुल हो गई। क्रेमलिन की प्रतिक्रिया घबराहट की स्वीकारोक्ति थी। सबसे पहले उन्होंने आपात स्थिति और तकनीकी खराबी के बारे में झूठ बोला, लेकिन यह झूठ तुरंत ही ध्वस्त हो गया। जैसा कि आंकड़ों से भी पता चला, यह बिजली कटौती तब हुई जब बेल्गोरोड और रोस्तोव के बिजली संयंत्रों में लगी आग से धुआं अभी भी उठ रहा था। जनता जानती थी कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया था कि दुर्घटना का समाधान नहीं हो सका। इस साधारण बयान ने आपदा की भयावहता को छुपा दिया। इसका समाधान न हो पाने का कारण यह था कि वेशकोयमा हमलों के कारण सिस्टम पहले से ही गंभीर अस्थिरता की स्थिति में था। ग्रिड की आरक्षित क्षमता समाप्त हो चुकी थी। न्यू मॉस्को का अंधेरे में डूब जाना प्रतीकात्मक था। यह पहला संकेत था कि शासन के सबसे वफादार समर्थकों को भी अब सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी। यह क्रेमलिन की दुष्प्रचार की दीवार में पहली बड़ी दरार थी। अगर न्यू मॉस्को पहला झटका था, तो पोडोल्स्क आखिरी भूकंप था। 21 अक्टूबर के हमलों के बाद मॉस्को के इस उपनगर की सोशल मीडिया तस्वीरों ने नागरिक समाज के पतन को दर्ज किया। पानी नहीं, बिजली नहीं, हीटिंग नहीं। ये तीनों नहीं एक डोमिनो प्रभाव हैं। एक आधुनिक शहर में ये व्यवस्थाएं आपस में जुड़ी होती हैं। स्मोलेंस्क ब्रांस्क भूकंप के बाद बिजली ग्रिड ध्वस्त हो गया। बिजली न होने से नगरपालिका वोडा नहर के जल पंपिंग स्टेशन ठप हो गए। इमारतों की ऊपरी मंजिलों तक पानी पंप नहीं किया जा सका। बिजली के बिना कोटेलनया जैसे क्षेत्रीय ताप संयंत्रों के बॉयलर रूम और परिसंचरण पंप काम नहीं कर रहे थे। यह आपदा अक्टूबर में हुई ठीक उसी समय जब सर्दी आ रही थी। यह सुख सुविधाओं का नुकसान नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट है। और इस संकट की जड़ में यूक्रेनी मीडिया द्वारा महीनों पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट थी, जिसे क्रेमलिन का दुष्प्रचार करार दिया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि रूसी नागरिक बुनियादी ढांचा 70% जर्जर उपकरणों से भरा हुआ था और एक प्रणालीगत संकट में था। वर्षों से उपेक्षित और भ्रष्टाचार से खोखला यह बुनियादी ढांचा पहले से ही संकटग्रस्त था। यूक्रेन के रणनीतिक हमलों ने इस जर्जर व्यवस्था का निर्माण नहीं किया, उन्होंने तो बस इसे लागू किया। युद्ध मॉस्कोवासियों के घरों में है। पोडोल्स्क में जमे हुए बच्चे शासन की सबसे बड़ी नाकामी का सबूत हैं। फिलहाल घरेलू मोर्चा ढह चुका है। यही व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा डर था। उनके शासन की नींव एक सरल मौन सामाजिक अनुबंध पर टिकी थी। यह अनुबंध था, मुझे अपनी राजनीतिक आज्ञाकारिता दो और मैं तुम्हें मॉस्को के लिए स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करूंगा। यह अनुबंध वर्षों तक चलता रहा। युद्ध की कीमत साइबेरिया और सुदूर पूर्व के गरीब इलाकों को चुकानी पड़ी। मोर्चे पर भेजे गए सैनिक बुर्यातियां और दागिस्तान से आए थे। इस बीच मॉस्को इस युद्ध से अलग थलग रहा और एक चमकदार बुलबुले में जीता रहा। क्रेमलिन ने जानबूझकर राजधानी को इससे बचाया
क्योंकि उसे राजनीतिक नतीजों का डर था। मॉस्को में एक विरोध प्रदर्शन साइबेरिया में 10 विरोध प्रदर्शनों से ज्यादा खतरनाक था, इसलिए मॉस्को की स्थिरता शासन के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी थी। वे अब इसकी रक्षा नहीं कर सकते। यूक्रेन का चौक मॉस्को ऑपरेशन सिर्फ एक सामरिक सफलता नहीं है, यह एक रणनीतिक शह और मात है। यह एक ऐसी रणनीति है जो पुतिन के मास्को बुलबुले को सीधे तौर पर फोड़ देती है। नए मास्को का अंधेरा और पोडोल्स्क की ठंड अब सिर्फ तकनीकी समस्याएं नहीं रह गई हैं, ये एक राजनीतिक नरक बन गए हैं। इस स्थिति ने शासन के प्रति आक्रोश को और भी भड़का दिया है। मॉस्को के निवासी जिन्होंने यूक्रेनी लोगों को टेलीविजन पर ठिठुरते देखा था, अब खुद भी ठिठुर रहे हैं और शासन की क्षमता पर सवाल उठाने लगे हैं। यह घरेलू मोर्चे पर मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीति का प्रयोग है। हालांकि इस रणनीतिक कदम की सबसे क्रूर विडंबना यह है कि यूक्रेन ने यह रणनीति सीधे रूस की अपनी रणनीति से चुराई है। जैसा कि 12 अक्टूबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी बताया गया है, रूस युद्ध के शुरुआती दिनों से ही यूक्रेन के पावर ग्रिड पर ऊर्जा अवसंरचना हमलों का एक व्यवस्थित अभियान चला रहा है। उनका लक्ष्य सर्दियों के बीच में यूक्रेनी नागरिक आबादी को जमाकर कीव शासन को गिराना था। वे नाकाम रहे। यूक्रेन ने अपने ग्रिड का विकेंद्रीकरण किया, उसकी मरम्मत की और हमले का प्रतिरोध किया। अब यूक्रेन ने इस हथियार को लिया है, इसे विकसित किया है और इसे सीधे क्रेमलिन के केंद्र पर मोड़ दिया है। जैसा कि स्वतंत्र विश्लेषकों ने बताया, रूस का ऊर्जा ढांचा 70% तक सड़ चुका था और अति केंद्रीकृत था। यह नाजुक, बोझिल और भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। यूक्रेन ने अपनी कमजोरियों का इस्तेमाल करके उस रणनीति को सफलतापूर्वक लागू किया जिसे रूस ने यूक्रेन में आजमाया और नाकाम रहा। पुतिन का ऊर्जा हथियार उल्टा पड़ गया और अब वह भयावह चीज बन गया है जिसका डर है। युद्ध अब सिर्फ एक विशेष अभियान नहीं बल्कि मॉस्को के लिविंग रूम में एक स्थिर वास्तविकता बन गया था। यह चतुराईपूर्ण दोहरी स्तरीय गला घोंटने वाला अभियान जो सितंबर में बेलगोरोड में शुरू हुआ, अक्टूबर में वोल्गा और वेश्कायमा में चरम पर पहुंचा और अंततः 21 अक्टूबर को मॉस्को को स्मोलेंस्क और ब्रैंस्क से घेर लिया रूस को एक अंतिम आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा। क्रेमलिन का एक अजेय किला और सुरक्षित राजधानी का प्रचार ध्वस्त हो गया है। मॉस्को की बत्तियां बुझ रही हैं, पोडोल्स्क जम रहा है और क्रेमलिन बस देख रहा है कि युद्ध उसकी चौखट तक पहुंच रहा है और आंतरिक अराजकता चरम पर है। तो इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।